राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello, welcome back. So we are going to start first aphorism from Study of Organon, an attempt to understand the organon of medicine as in scientific territories by Dr. G. नागेंद्र बाबू. यानी कि ये नागेंद्र बाबू की जो ऑर्गेनन की बुक है कम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ ऑर्गेनन, वहाँ से हम फर्स्ट चैप्टर को करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. Attempting to comment on the aphorism of Organon is like trying to accommodate the sea in a teacup. Every reader tries to interpret the aphorism in his own manner. It is difficult to understand the mind of Hahnemann in a single reading of Organon. Each and every time one repeats the study, reader ends in finding a treasure of therapeutic hints. Organon of medicine is a subject to be discussed rather than a subject to be taught. Let us make an attempt to comprehend the aphorism in the organon of medicine. यानी कि यहाँ पर बताया गया है, दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. इसमें बताया है कि किसी भी एफोरिज्म पे, ऑर्गेनन के कोई भी एफोरिज्म, ए टू जेड कोई भी एफोरिज्म ले लो, उस पर कॉमेंट करना, उसको उसमें कॉमेंट करने का अटेम्प्ट करना ऐसा है जैसे कि आप पूरे सी को एक टी कप में भरना चाहते हो. यानी कि इट इज़ वेरी वाइड एक्सप्लेनेशन और हम उसको बहुत ही शॉर्ट वे में उसको कमेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो भी ऑथर लिखते हैं या फिर जो भी हम डिस्कस करते हैं वो बहुत ही कम है. उसके अलावा भी इसका मीनिंग हो सकता है क्योंकि इट इज़ अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन. एवरी रीडर ट्राइज टू इंटरप्रेट द एफोरिज्म इन हिज ओन मैनर. यानी कि हर एक रीडर है वो अपने मुताबिक उस एफोरिज्म को इंटरप्रेट करता है, समझता है और अपने अकॉर्डिंग दूसरों को समझाता है. ये डिफ़िकल्ट है कि हैनेमन ने उस एफोरिज्म में क्या लिखा था वो एक ही बार में समझना, कि हैनेमन सर क्या कहना चाहते थे उस एफोरिज्म के थ्रू एक ही बार में हम ये समझ जाए, वो डिफ़िकल्ट है. बार बार एफोरिज्म की जब हम फ्रीक्वेंट रीडिंग करेंगे तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट, मतलब हर बार रीड करने पर हमें कोई ना कोई नई स्टडी के लिए कोई थेराप्यूटिक हिंट मिल जाएगी जो हमें उस एफोरिज्म की कोई नई ही बात सिखा जाएगी. सो इसीलिए एक ही बार में समझना कि हैनेमन सर क्या कहना चाहते थे वो डिफ़िकल्ट है. ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिस्कस करने का सब्जेक्ट है विथ योर क्लासमेट्स, विथ अ ग्रुप, क्योंकि ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो एक बार में पढ़ाया जा सके. फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सके. लेटेस्ट मेक एन अटेम्प्ट टू कॉम्प्रिहेंड द एफोरिज्म ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन. यानी कि यहाँ पर एक अटेम्प्ट कर रहे हैं जिससे हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म्स को समझ सके, उस पर कॉमेंट कर सके, उसे शॉर्ट में समझा सके. पहला एफोरिज्म है हमारा मिशन ऑफ फिजिशियन या फिर द फिजिशियंस मिशन. फर्स्ट एफोरिज्म इज मिशन ऑफ फिजिशियन या फिर फिजिशियंस मिशन, कुछ भी बोलो एक ही है. एफोरिज्म जो फर्स्ट है वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद कर लेना है क्योंकि वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है. सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों में ही इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है. सो बहुत ही अच्छे से ये लाइन को याद रखना इंपॉर्टेंट है. द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक, टू हेल्प, टू क्योर एज इट इज टर्म्ड. मतलब फिजिशियन का क्या मिशन होना चाहिए, उसका एकमात्र ये मिशन होना चाहिए कि वो किसी भी सिक पर्सन को हेल्थ की तरफ लेके जाए, वहाँ से वो क्योर की तरफ लेके जाए, जैसे पहला वो पर्सन था उस कंडीशन में वो उसको वापस लेके आए. ये एक फिजिशियन का एकमात्र मिशन होना चाहिए. द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक, टू हेल्प, टू क्योर एज इट इज टर्म्ड. द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक, टू हेल्प, टू क्योर एज इट इज टर्म्ड. In the very first reading, the first aphorism of Organon, sounds very simple and well known. यानी पहली बार पढ़ते ही ये बहुत ही सिंपल और वेल नोन लगता है, जैसे कि मैंने पढ़ के तुरंत ट्रांसलेट कर दिया एक लाइन में, लेकिन ये उसके बियॉन्ड भी है. But the careful and repeated study reveals that each and every word in the aphorism is conveying something ideal to the reader. लेकिन बार बार इसे केयरफुली रीड करने से हमें पता चलता है कि हर एक वर्ड इस एफोरिज्म का कुछ मैसेज कन्वे कर रहा है, कुछ आइडियल चीज़ बता रहा है रीडर को. आइडियल कैसे, क्योंकि जो वर्ड्स यहाँ पर एफोरिज्म में यूज़ किए गए वही वर्ड्स क्यों यूज़ किए गए वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो भी कुछ ना कुछ सीखा गया जाता है. It is known that Hippocrates also had written an aphorism with the same meaning, but Hahnemann's view was different from that of the father of medicine.
ऐसा बताया गया है या फिर ऐसा माना जाता है कि हिपोक्रेट्स ने भी एक एफोरिज्म लिखा था ऐसे ही मतलब के साथ, लेकिन हैनेमन सर की व्यूज़ है वो फादर ऑफ मेडिसिन से थोड़े डिफरेंट है, यानी हिपोक्रेट्स से थोड़े डिफरेंट है। The physician is a person who has thorough knowledge of art of healing. The word physician is derived from the Greek word physis, which means nature. यहाँ पर बताया गया है कि जो फिजिशियन वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, द फिजिशियन, द इज यूज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिशियन। अगर आपको डिटेल में नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन देखना है अगर द फिजिशियंस मिशन का या फिर मिशन ऑफ फिजिशियन का, तो पूरा फर्स्ट एफोरिज्म विथ नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, यू कैन गो एंड सर्च थ्रू दैट। तो अभी यहाँ पर तो हम सिर्फ नागेंद्र बाबू में जो भी चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फिजिशियन जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है वो इसलिए यूज़ किया गया है कि फिजिशियन यानी कि एक ऐसा पर्सन जो केयरफुल या फिर थोरो मीन्स केयरफुल एंड कंप्लीट नॉलेज, जिसके पास पूरा का पूरा नॉलेज हो आर्ट ऑफ हीलिंग का, मतलब संपूर्ण नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज, थोरो नॉलेज ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग। द वर्ड फिजिशियन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फूजिस। अब जो वर्ड फिजिशियन है वो एक ग्रीक वर्ड फूजिस में से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है नेचर। नेचर है, फूजिस का मतलब होता है नेचर। Hence, physician is a person who knows the laws and principle of nature and knows how to apply them in practice. इसीलिए physician एक ऐसा पर्सन है जो जानता है कि क्या लॉज है, क्या प्रिंसिपल्स है नेचर के, और उस लॉज और प्रिंसिपल्स को कैसे, नेचर के जो लॉज और प्रिंसिपल्स है उसको कैसे प्रैक्टिस में, इन प्रैक्टिस हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करना है, अप्लाई करना है। Hahnemann considers the physician as a person who is well versed in the art of healing than in the art of drugging. हैनेमन सर ऐसा बताते हैं, ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो फिजिशियन है वो एक ऐसा पर्सन है जो वेल वर्स्ड है, यानी कि वो जो वेल नोन है, एक्सपीरियंस्ड है आर्ट ऑफ हीलिंग में, आर्ट ऑफ ड्रगिंग से, यानी कि सिर्फ ड्रग प्रिस्क्राइब करने से उसका काम नहीं ख़त्म हो जाता, वो एक आर्ट है ड्रग प्रिस्क्राइब करना, लेकिन वहाँ तक उसका जो आर्ट है वो सीमित नहीं रहता, उसके जो स्किल्स है वो सीमित नहीं रहते, उसको टेम्पररी रिलीफ, परमानेंट रिलीफ, टेम्पररी रिलीफ से हटके उसको उस पेशेंट को क्योर करना है, पहले जैसे स्टेट में लेके जाना है। तो आर्ट ऑफ ड्रगिंग से आर्ट ऑफ हीलिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है, यानी कि एक फिजिशियन को आर्ट ऑफ हीलिंग का ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, वो उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्ट ऑफ ड्रगिंग से, एज यूड बाई एलोपैथिक स्कूल। जहाँ पर एलोपैथिक स्कूल में क्या होता है कि आर्ट ऑफ ड्रगिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, 10 सिम्टम्स लिए, 10 सिम्टम्स में से दवाई सिम्टोमेटिकली दे दी। तो आर्ट ऑफ ड्रगिंग नहीं आना चाहिए पेशेंट, फिजिशियन को पेशेंट के लिए आर्ट ऑफ हीलिंग पे फोकस करना चाहिए, आर्ट ऑफ हीलिंग में उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए, उसमें उसकी एक्सपर्टीज ज़्यादा होनी चाहिए। The patient expects removal of his suffering from its root and not just temporary relief or naming of the disease. पेशेंट क्या एक्सपेक्ट करके आता है जब कोई होम्योपैथ के पास आता है तो, या फिर जब भी कोई डॉक्टर के पास आता है तो, कि उसकी जो सारी सफरिंग्स है वो जड़ से ख़त्म हो जाए, ना कि सिर्फ उसको अभी के लिए रिलीफ मिल जाए या फिर उसको क्या हुआ है वो उसको डिसीज़ का नाम पता चल जाए, इसके लिए तो पेशेंट नहीं आता। वो तो ऐसा सोच के आता है कि अब मुझे फिर से बीमार ना हो, ऐसा कोई दवा दे दो कि वो अब जड़ मूड़ से वो जो डिसीज़ है वो ख़त्म हो जाए। द पेशेंट इज़ अ विक्टिम ऑफ द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। जो पेशेंट है वो विक्टिम होता है एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस का। ही इज़ द पर्सन हु हैज़ लॉस्ट हिज प्रीवियस एबिलिटी, वो नो लॉन्गर एन्जॉयज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ही यूज टू डू बिफोर। यानी कि वो एक ऐसा पर्सन है जो जिसने लॉस्ट कर दी है अपनी पहले की जो एबिलिटी थी, जो वो हेल्दी था तब जो वो कर सकता था, वो अब वो डिसीज कंडीशन में उतना काम या फिर उतनी एफिशिएंटली वो काम नहीं कर पाता, तो वो अब लाइफ की क्वालिटी को उस वे में पहले जैसे एन्जॉय भी नहीं कर पाता। तो इन शॉर्ट हिज इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम हैज़ बिन डिस्टर्ब, यानी कि उसके सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस है, वो बिगड़ गया है। Hahnemann used the article the while addressing physician because the physician is not only a diagnostician of disease but also a prognostician or a health advisor, a healer and a counselor. हैनेमन यहाँ पर द का यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि एक तो वो फिजिशियन की इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं, दूसरा वो फिजिशियन को एक एड्रेस करना चाहता है कि फिजिशियन सिर्फ डिसीज़ का डायग्नोस्टिशियन पर्पज से नहीं है, यानी कि कौन सा डिसीज़ हुआ है वो डायग्नोस करने के लिए वो फिजिशियन नहीं बना है, या फिर सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देने के लिए ही वो डिसीज़ के सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देने के लिए फिजिशियन नहीं है। फिजिशियन एक ऐसा इंसान है जो डिसीज़ को डायग्नोस करे,
वो डिसीज की फर्दर कंडीशन क्या होगी उसकी प्रोग्नोसिस बताए, फिर उस प्रोग्नोसिस से हिसाब से वो हेल्थ एडवाइस दे और वो आपको हील करे, आपकी सारी कंडीशंस को काउंसिल करे, आपके साथ अच्छे से बात करके आपको समझाए और एक प्रॉपर वे में आपको क्योर दे। यानी कि हिज प्राइम मिशन इज ओनली टू क्योर द सिक। यानी कि उसका जो प्राइम मिशन है, यहाँ पर द फिजिशियंस हाई एंड ओनली, तो ओनली वर्ड का यूज किया गया है टू शो द प्राइम मिशन। प्राइम मिशन क्या है? एकमात्र उसका जो मेन मिशन है वो टू क्योर द सिक। हिज नॉलेज मस्ट बी यूज टू रिस्टोर द पेशेंट्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डिस्टर्बेंस विद हेल्थ। यानी कि उसका नॉलेज यूज होना चाहिए पेशेंट के, फिर कोई भी कंप्लेंट क्यों ना हो, फिजिकल हो या फिर मेंटल हो या फिर वो सोशली कोई बात से डिस्टर्ब हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड उसको कोई भी लेवल पे कोई भी इश्यू हो, तो उसका नॉलेज वो सारी पेशेंट की कंडीशन को रिस्टोर करके पेशेंट को हेल्दी वेल्दी फाइन बनाने के लिए। In his original German version of Organon, Hahnemann has used the word Beruf, Beruf, Beruf. Different English translators have translated this word into different meanings. C. Wesselhoff translated it as calling. C. A. Baldwin supported C. Wesselhoff's idea. C. Wheeler called it as aim. R. A. Dudgeon in 5th edition called it as a mission. Boric followed the views of Dudgeon in his translation of 6th edition. The word mission is used. द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन, तो बैरफ वर्ड को यूज़ किया गया था, उसकी बदले में बहुत सारे ट्रांसलेटर्स ने डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ किया, जैसे कि कॉलिंग है, एम है, लेकिन हैनेमन बॉरिक सर ने एंड ड्यूडजन सर ने मिशन वर्ड का यूज़ किया 5th एंड 6th एडिशन के ट्रांसलेशन में। तो क्यों यूज़ किया मिशन वर्ड का ही, क्यों वो वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए, आइए देखते हैं। द वर्ड मिशन सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट बिकॉज द फिजिशियन मस्ट अटेंड हिज पेशेंट विद द इनर पेशेंट टू सर्व एंड टू सेव द पेशेंट, नॉट जस्ट विद द सेंस ऑफ अटेंडिंग ड्यूटीज। मिशन यानी कि जिसके लिए कोई भी पर्सन बोर्न होता है, जन्म लेता है, या फिर जो जन्म लेने के बाद एकमात्र उसका गोल रहता है वो होता है मिशन। जो जीने जब तक वो जीता है तब तक उसका मेन फोकस रहेगा। तो वर्ड मिशन यहाँ पर अप्रोप्रिएट इसलिए है क्योंकि फिजिशियन को अपने पेशेंट को अपने इनर पेशेंट के साथ सर्व करने की जो इच्छा होती है दिल से निकलनी चाहिए। ऐसे इनर पेशेंट के साथ उसको कोई भी पेशेंट को ट्रीट करना है, उस पेशेंट को सर्व करना है, सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ को अटेंड करने के वे से नहीं। Hahnemann sir considers curing the sick as a holy and ultimate activity of the physician. Hahnemann sir ऐसा मानते हैं कि कोई भी सिक को क्योर करना एक होली यानी कि एक वॉल एंड अल्टीमेट एक्टिविटी है फिजिशियन की, जो उसको लाइफ टाइम करनी है। नो अदर वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फिजिशियन दैन क्योरिंग द सिक। और फिजिशियन के लिए उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं होना चाहिए। मिशन वर्क यहाँ पर क्यों? क्योंकि उसको पेशेंट को इनर पेशेंट के साथ सर्व करना है, सेव करना है, सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए नहीं। ये एक होली एंड अल्टीमेट एक्टिविटी है फिजिशियन के लिए और उसके लिए उससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं होना चाहिए। ऑल हिज एनर्जीज मस्ट बी फोकस्ड एट ब्रिंगिंग द सिक पीपल बैक टू हेल्दी स्टेट। यानी कि सारी उसकी एनर्जीज है वो फोकस होनी चाहिए उस सिक पीपल को हेल्दी बनाने के लिए। द फिजिशियन इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशनल वो अटेंड हिज ड्यूटीज फॉर विच ही इज ट्रेन। फिजिशियन सिर्फ एक ऐसा प्रोफेशनल नहीं है या फिर वो एक प्रोफेशनल नहीं है ऐसे जो अपनी ड्यूटीज़ को अपनी ट्रेनिंग के लिए सिर्फ ख़त्म करता है, बट ही मस्ट सी द सिक पीपल विथ अ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। यानी इंसानियत के नाते से भी उसको उस पेशेंट को देखना है, उसकी सफरिंग को कम करने में उसकी मदद करनी है। फिजिशियंस मिशन इज टू प्रोटेक्ट द लाइफ फोर्स ऑफ हीज पेशेंट टू विच द इकोनॉमी गिव्स अल्टीमेट इंपॉर्टेंस। फिजिशियन का मिशन क्या है कि वो उस लाइफ फोर्स को बचाए उस पेशेंट की जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। आजकल अपनी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, सबको ऐसा लगता है कि क्या ही है उसके पास, लेकिन अगर वो जिंदा है तो वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लाइफ इज़ अ बिगेस्ट थिंग विच यू हैव। तो लाइफ फोर्स भी एक इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ फोर्स के बिना इंसान जिंदा नहीं रहेगा। तो फिजिशियन का मिशन है उस लाइफ फोर्स को प्रोटेक्ट करना, अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लाना, यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है फिजिशियन की, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका मिशन है। ही इज़ द गार्डियन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड कॉल्ड लाइफ। यानी कि वो एक ऐसी प्रीशियस चीज़ की, एक ऐसी प्रीशियस थिंग की गार्डियन यानी कि रक्षा करते हैं जिसको हम लाइफ बोलते हैं। लाइफ इज इनविजिबल, सस्टेनेबल, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, कोऑर्डिनेटिंग पावर एंड कॉज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फोर्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म पोसेसिंग इंडिविजुअलिटी।
लाइफ एक ऐसी इनविजिबल, ना दिखने वाली, सस्टेंशियल यानी कि जिससे आप जिंदा रह सकते हो, इंटेलिजेंट मतलब जो खुद से कुछ सोच सकता है, जो खुद दूसरों से डिफरेंट है, इंडिविजुअल, एक कोऑर्डिनेटिंग पावर है जो दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, एंड कॉज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फोर्सेस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। और जो भी प्रोडक्शन के लिए, जो भी एक्टिविटी के लिए कोई भी डायरेक्शन कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हेल्पफुल होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इंडिविजुअल है, उसमें जो लाइफ है उसकी बात यहाँ पर की गई है। स्टाउट क्लॉस ने ऐसी लाइफ की डेफिनेशन दी है। तो हैनेमन स्ट्रेस्ड अपॉन दिस पॉइंट बाय हाई एंड ओनली मिशन, और इसीलिए हैनेमन सर ने इस पॉइंट में कहा है कि हाई एंड ओनली मिशन, यानी हाई मीन्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ओनली यानी कि सिर्फ एकमात्र, प्राइम इम्पॉर्टेंट मिशन उसका। एंड मिशन वर्ड का यूज़ तो यहाँ पर क्यों किया गया वो हमने पूरे पैराग्राफ में देख लिया, क्योंकि फिजिशियन को सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करने के लिए नहीं, बल्कि इनर सेंस ऑफ सर्विंग से, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से पेशेंट को सर्व करना है, उसकी सफरिंग को कम करना है, वो एक उसका होली एंड अल्टीमेट गोल होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके लिए वही होना चाहिए, और वही सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और उसको लाइफ फोर्स की इम्पोर्टेंस को समझकर उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन तक की बातें। द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज़ टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर। अब क्या देखने वाले हैं, तो फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर, यानी कि रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, ये वाली कंडीशन पर अब हम फोकस करेंगे। वी ऑब्जर्व हैनेमन स्टेटिंग रिस्टोर द सिक टू हेल्थ एंड नॉट डिसीज टू हेल्थ। मतलब हैनेमन सर ने ऐसा क्यों कहा कि सिक टू हेल्थ, डिसीज टू हेल्थ क्यों नहीं कहा? हैनेमन सर कंसिडर्स हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ वेलबींग। हैनेमन सर ऐसा मानते हैं कि स्टेट ऑफ वेलबींग को हम हेल्थ कहते हैं। It indicates a state where all the structures and functions of the body are in harmony and the patient is not feeling any kind of discomfort. हेल्थ यानी कि क्या? एक वेल बीइंग, एक अच्छा खासा स्टेट जहाँ पर पर्सन को उसके सारे फंक्शंस, उसके सारे स्ट्रक्चर्स नॉर्मल है, हारमोनी में यानी बैलेंस में है, और पेशेंट को कोई भी जात का डिस्कम्फर्ट नहीं है। अगर डिस्कम्फर्ट है, डिसीज़ है, तो वो डिसीज स्टेट है। इन द हेल्दी कंडीशन द वाइटल फोर्स इज मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द बॉडी। हेल्दी कंडीशन में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, स्ट्रक्चर्स से लेकर फंक्शंस से लेकर, उसको कोई भी जात का एनवायरनमेंट से या फिर अपने आप से या फिर कुछ भी चीज़ से कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है। यानी कि हेल्दी कंडीशन में जो हमारा वाइटल फोर्स है, इनर लाइफ फोर्स है, वो इस इंटीग्रिटी को, स्टेट ऑफ वेल बीइंग को मेंटेन कर रहा है, एक साथ सम अप करके बैलेंस में चला रहा है, हार्मनी में बॉडी को रख रहा है। So health is not just the absence of disease from the body. Health is that balanced condition of living organism in which the integral harmonious performance of the vital force tends to preservation of the organism and normal development of the individual. यानी कि हेल्थ सिर्फ एक ऐसी कंडीशन नहीं है जहाँ पर बॉडी से डिसीज नहीं है, बॉडी में डिसीज नहीं है, उसको हम हेल्थ नहीं बोलते। हेल्थ एक ऐसी बैलेंस्ड कंडीशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो एक इंटीग्रल हार्मोनियस परफॉर्मेंस है वाइटल फंक्शंस का। इंटीग्रल मीन्स सम ऑफ ऑल द फंक्शंस, हार्मोनियस यानी बैलेंस्ड वे में। वाइटल फंक्शंस टेंड्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऐसे वाइटल फंक्शंस का प्रिजर्वेशन जो ऑर्गेनिजम्स को अपना काम करने दे रहे हैं, उसकी नॉर्मल इंडिविजुअल डेवलपमेंट में उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर पर्सन हेल्दी नहीं है तो वो कैसे अपने कोई भी काम पर फोकस करेगा, कैसे वो डेवलप होगा? तो एक ऐसी बैलेंस्ड कंडीशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जहाँ पर सब कुछ अच्छे से एक साथ बैलेंस वे में चल रहा है, वाइटल फोर्स अपने सारे काम अच्छे से कर रहे हैं, और ऑर्गेनिज्म है वो अपने सारे नॉर्मल डेवलपमेंटल इंडिविजुअल वर्क कर रहा है, वॉट। सो हेल्थ इज़ द फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल वेलबींग ऑफ द पर्सन। यानी कि हेल्थ क्या है? एक फिजिकल से लेकर, सोशल से लेकर, साइकोलॉजिकल से लेकर इकोनॉमिकल वेलबींग है पर्सन की। इवन WHO's डेफिनेशन सीम्स टू टैली विद द व्यूज़ ऑफ होम्योपैथी, और WHO की डेफिनेशन भी हमारी होम्योपैथी की हेल्थ की डेफिनेशन के साथ कंफर्म करती है, टैली करती है। इन हेल्थ कंडीशन मैन लिव्स विदाउट एनी कंप्लेंट्स फ्रॉम हिज सराउंडिंग एनवायरनमेंट। हेल्दी कंडीशन में इंसान को कोई भी तकलीफ नहीं होती अपने सराउंडिंग्स से। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स इन एनी शॉर्ट। हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर सारे सिम्टम्स की एब्सेंस होती है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स इन एनी शॉर्ट।
So, as long as the healthy man lives, he lives normally in the favorable environment. He moves, he thinks, he feels, acts and reacts in an orderly manner. यानी कि जब तक कोई भी इंसान हेल्दी स्टेट में है, एक हेल्दी इंसान जिंदा है, तो वो जिंदा रहते हुए सारी फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में मूव करता है, सोचता है, फील करता है, एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, सब ऑर्डरली मैनर में काम होता रहता है. So, health is a condition of a person where he is enjoying a state of well being, maintaining the sensation and functions of the body with the ease and comfort without any complaints with their surrounding. यानी कि हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है कोई भी पर्सन की जहाँ पर वो पर्सन खुद अपनी स्टेट ऑफ वेल बीइंग को एंजॉय कर रहा होता है अपने सारे सेंसेशंस और नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के साथ विथ इन स्टेइंग इन ईज एंड कंफर्ट एंड विदाउट हैविंग एनी कंप्लेंट विद द सराउंडिंग्स. ये हुई हेल्थ की डेफिनेशन. मेनली जो आपको याद रखना है, यहाँ तक हमने समझा हेल्थ क्या है. सो हेल्थ इज अ कंडीशन ऑफ अ पर्सन वेर ही इज एंजॉइंग द स्टेट ऑफ वेल बीइंग, maintaining the sensations and functions of the body with ease and comfort without any complaints with the surrounding. In short, the harmonious state of ease and comfort is health. In the healthy condition, man is aware, not aware of the functions taking place in his own body. Healthy condition में इंसान को पता नहीं हो रहा होता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या फंक्शंस चल रहे हैं. जैसे कि डिसीज कंडीशन ले लो, एक फॉर एग्जांपल अस्थमा. अस्थमा में क्या होता है, ब्रीदिंग में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग एंड ऑल. तो ब्रीदिंग एक नॉर्मल फंक्शन है, बहुत ही बेसिक फंक्शन जो सारे लोगों में होता है. उसका भी एक हेल्दी पर्सन को आइडिया नहीं होता. अगर वो मेडिटेशन कर रहा है, फोकस करके ब्रीदिंग पे फोकस कर रहा है तो बात अलग है. लेकिन क्या 24 आवर्स कोई अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करता है? नहीं. लेकिन एक डिसीज्ड पर्सन को अपने फंक्शन से वो अवेयर होता है. सो ऐसा बताया गया है कि हेल्दी पर्सन है वो अपने फंक्शन से अवेयर नहीं होता, अपनी बॉडी में जो भी चल रहा है उससे. Every breath the kid every function in his body goes on uninterruptedly. यानी कि आप सारे फंक्शंस बॉडी का चल रहे होते हैं, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होता. द हार्ट बीट, द लंग्स, द ब्रीथ, द किडनी फिल्टर्स, द स्टमक डाइजेस्ट, बट मैन डज नॉट नोटिस दिस एट ऑल. यानी कि ये सारी चीज़ें हार्ट बीट से लेकर, ब्रीथिंग से लेकर, लंग्स के फंक्शन से लेकर, किडनी का फिल्टर तक और स्टमक के डाइजेशन तक सब चीज़ें अपने आप हो रही है. और सब चीज़ों के बारे में किसी इंसान को पता नहीं चलता कि उसकी बॉडी में क्या कब हो रहा है. ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ परफेक्ट ईज, और इस स्टेट को हम बोलते हैं ईज या फिर कंवल्सन. द वैल्यू ऑफ द हेल्थ कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड ओनली व्हेन वन लूजेस इट. यानी कि हर चीज़ को खोने के बाद ही उसका जैसे एहसास होता है, वैसे ही हेल्थ की वैल्यू भी हमें तब समझ आती है जब हम हेल्दी नहीं रहते, जब हम अपनी हेल्थ को लूज़ कर देते हैं, जब हम किसी डिसीज़ कंडीशन में आ जाते हैं. डिसीज़, अब डिसीज़ क्या है? अब डिसीज को समझते हैं ताकि हम समझ सकें कि हैनेमन सर ने सिक वर्ड को क्यों यूज़ किया डिसीज को ना यूज़ करके. Disease is the disturbance in the harmonious state of the body and mind. Disease is simple meaning is disturbance in the harmonious state of body and mind. यानी कि जो पूरा बैलेंस है बॉडी माइंड का वो ही डिस्टर्ब हो जाता है, वहीं पर डिस्टर्बेंस आ जाता है, उसको हम डिसीज बोलते हैं. इन डिसीज द पेशेंट इज नॉट एट ईज एंड कम्फर्ट, इट इज़ अ स्टेट ऑफ डिसनेस. यानी कि डिसीज में जो पेशेंट होता है वो अपने ईज पे, अपने कंफर्ट पे नहीं होता, और इसीलिए हम उसको डिसईज बोलते हैं. Disease is an abnormal vital process, a changed condition of the life which is inimical to the true development of individual and tends to organic dissolution. Disease एक ऐसी abnormal vital process है. वाइटल प्रोसेस ही है, वाइटल फोर्स का ही कोई रिएक्शन है या फिर कोई एबनॉर्मलिटी है जिसमें कंडीशन है वो लाइफ की चेंज हो जाती है, और जो इनिमिकल है ट्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के लिए, इनिमिकल मीन्स हार्मफुल है ट्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के लिए, और जो ऑर्गेनिक डिसोल्यूशन की तरफ ले जाता है. डिसोल्यूशन यानी डिजनरेशन टाइप ऑफ थिंग. सो डिसीज इज नथिंग बट द डिविएशन ऑफ हेल्थ विच इज़ अंडरस्टूड ओनली बाय इट्स मॉर्बिड सिम्टम्स. डिसीज और कुछ नहीं है बट एक हेल्थ से डिविएशन है. यानी हेल्दी पर्सन में जब हेल्दी हेल्थ में डिविएशन आ जाता है उसको हम डिसीज बोलते हैं. डिसीज इज नथिंग बट द डिविएशन ऑफ हेल्थ विच इज़ अंडरस्टूड ओनली बाय मॉर्बिड सिम्टम्स, जो आप उसको उसके सिम्टम्स से ही समझ सकते हो. The disease, according to dominant medical school यानी allopathic school and other schools, is nothing but the tissue change or the derangement. उसके हिसाब से disease और कुछ नहीं है, कोई tissue change है या फिर कोई tissue derangement है. But Hahnemann explained that derangement of tissue change is always followed by dynamic derangement of vital force. लेकिन Hahnemann सर का तो ऐसा मानना है
कि कोई भी वाइटल फोर्स के डिरेंजमेंट की बगैर टिश्यू पर डिरेंजमेंट आ ही नहीं सकता, यानी पहले कोई अंदरूनी तकलीफ है, उसके बाद वो तकलीफ है वो बाहर दिख रही है। कोई प्रोलॉन्ग्ड चीज़ की वजह से, कोई डिस्टर्बेंस की वजह से वाइटल फोर्स में डिरेंजमेंट हुई, जिसकी वजह से डिरेंजमेंट वो फिर बाहर दिखी टिश्यू पे। इसीलिए हैनमन सर कहता है कि जो डिरेंजमेंट ऑफ टिश्यू है वो हमेशा फॉलोड बाय होती है, यानी हमेशा उसके बाद की प्रोसेस है। जब डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स हो जाए उसके बाद की प्रोसेस है। द डिसीज ऑलवेज मैनिफेस्ट इन द डायनामिक प्ले। डिसीज है वो हमेशा डायनामिक प्लेन पे ही मैनिफेस्ट करेगा, यानी कि डायनामिक प्लेन पे। ओनली द डायनामिक मियाजमेटिक पावर कैन डिरेंज द डायनामिक वाइटल फोर्स, यानी कि कोई भी डायनामिक मियाजमेंट, डायनामिक यानी कि छोटी लेवल पे, डायनामिक लेवल पे जहाँ पर हम देख नहीं सकते, सबसे पहले वहाँ पर मैनिफेस्ट होगा। और डायनामिक मियाजमेटिक पावर ही डायनामिक वाइटल फोर्स को डिरेंज कर सकती है, यानी कि वाइटल फोर्स इतने अंदर है जिसको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो ऐसा ही कोई डायनामिक मियाजमेटिक पावर होगा वहीं उसको डिरेंज कर सकेगा। हैंस for Hahnemann, disease per se is a dynamic morbid process which always precedes the pathological tissue change। और इसीलिए हैनेमन सर के लिए कोई भी डिसीज है वो डायनामिक मॉर्बिड प्रोसेस है, यानी कि डायनामिक डिरेंजमेंट की प्रोसेस है, जो जिसके बाद ही पैथोलॉजिकल टिश्यू चेंज होगा या फिर उसके बाद ही टिश्यू चेंज देखने को मिलेगा। द डिरेंजमेंट ऑफ डायनामिक वाइटल फोर्स ऑलवेज एग्जिबिट्स इटसेल्फ ओनली द फंक्शनल एंड बिहेवियरल चेंजेस विच कॉल एज सिम्टम्स, यानी कि जो डिरेंजमेंट हुई है डायनामिक वाइटल फोर्स में वो अपने आप को फंक्शनल या फिर बिहेवियरल चेंजेस को सिम्टम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। If the functions change are not controlled with the help of similar yet stronger dynamic medicine, it advances the structural changes। और अगर ये सिम्टम्स को, ये फंक्शनल चेंजेस को ध्यान से समय से कंट्रोल ना किया जाए तो उसके हेल्प, मतलब एक सिमिलर स्ट्रॉन्गर डायनामिक मेडिसिन से कंट्रोल ना किया जाए तो वो फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस तक भी लीड कर सकता है। बाय सिक, अब डिसीज समझ लिया, अब सिक क्या है, मतलब डिसीज को अच्छे से समझोगे, सिक को अच्छे से समझोगे तभी तो समझ पाओगे कि क्यों सिक को क्योर तक ले जाना है, क्यों डिसीज का क्योर नहीं बोला। सो बाय सिक हैनेमन्स ऑफ मेन डिस्टर्बेंस ऑफ द होल पर्सनैलिटी। सिक यानी कि पूरी पर्सनैलिटी का डिस्टर्बेंस। डिसीज एक क्या है, डिसीजनेस है जो पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन सिक वो पूरी पर्सनैलिटी का डिस्टर्बेंस है, यानी कि सिक इज अ पर्सन जिसको वो डिसीज हुआ है। Derangement of the vital force is termed as sick. It is the derangement of the inner man which precedes any organic damage। अब जो वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट है उसको टर्म दिया गया है सिक। जो डिसीज है वो आउटर अपीयरेंस है, टिश्यू चेंजेस, फंक्शनल चेंजेस, ऐसा कुछ। जो डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स है उसको हमने नाम दिया है सिक का, यानी कि डिरेंजमेंट ऑफ इनर मैन इज नॉन एज सिक विच प्रीसीड्स एनी ऑर्गेनिक डैमेज, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिक टिश्यू डैमेज होता है। When a person falls ill, it is not one part of the body but entire human being that is suffering। जब कोई भी पर्सन बीमार पड़ता है तो वो सिर्फ एक पार्ट नहीं होता, वो पूरा इंसान होता है जो बीमार होता है। Hahnemann believed strongly that the tissue cannot derange unless the vital force is deranged। Hahnemann सर का strongly ऐसा मानना है कि कोई भी सिर्फ टिश्यू डिरेंज नहीं होता, पूरा वाइटल फोर्स है वो डिरेंज होता है। Hence he comments there is no disease but sick people। और इसीलिए वो बताता है कि कोई भी डिसीज नहीं होता, सिक पीपल होते हैं, पूरी पर्सनैलिटी का डिरेंजमेंट होता है। द डिरेंजमेंट स्टार्ट्स इन द सेंटर। इनर मैन से डिरेंजमेंट स्टार्ट होता है फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द वाइटल फोर्स। द डिरेंजमेंट और द डायनामिक डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स इज कॉज्ड बाय इनिमिकल फोर्स, मियाजम्स। जो वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट है वो भी किसी डायनामिक फोर्स से हुआ, इनिमिकल फोर्स से हुआ, जिसको हम मियाजम्स बोलते हैं। ओनली वे टू आइडेंटिफाई डिसीज इज बाई सिम्टम्स। और सिर्फ एकमात्र रास्ता जिससे हम डिसीज को आइडेंटिफाई कर सके इसको हम सिम्टम्स बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ द सिम्टम्स इज कंसिडर्ड एज डिसीज इन होम्योपैथी। और सिम्टम्स का प्रेजेंस होना उसको हम डिसीज बोलते हैं होम्योपैथी पे। और यहाँ पर हैनेमन सर ने हमें पूरे पर्सन को ट्रीट करने की, यानी कि किसी भी हेल्दी कंडीशन में जब हम 4 क्राइटेरिया ले रहे हैं, फर्स्ट इज फिजिकल, सेकेंड इज मेंटल, देन साइकोलॉजिकल, फिर सोशल एंड इकोनॉमिकल। ये 4 क्राइटेरिया, तो कोई भी लेवल पे अगर डिसीज है और अगर वो आउटर वे में दिखेगा नहीं दिखेगा वो बात की बात है, लेकिन पर्सन डिस्टर्ब्ड है, हेल्थ की कंडीशन में नहीं है तो वो डिसीज में है। तो अगर पूरा रिकवरी करना है तो वी हैव अ टर्म जिसको हम बोलते हैं सिक। इसीलिए हेमंत सर ने शायद यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है सिक, इज यानी कि टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्योर।
The physician's high and only mission is to restore the sick, to health, to cure. तो अब क्योर का कॉन्सेप्ट क्या है? एज इट इज टर्म, तो एज इट इज टर्म को भी हम लास्ट में समझेंगे, उससे पहले क्योर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योर क्या है बेसिकली. Hahnemann sir strongly believed removal of the totality of symptom is removal of the disease. Hahnemann sir का strongly ऐसा मानना है कि किसी भी totality of the symptom को remove करना ही remove of symptoms है. यानी कि totality of symptom is कि सारे symptoms की लिस्ट एक साथ निकाल ली कि पर्सन में जितने भी symptoms में दिख रहे हैं A to Z सारे symptoms, तो वो पूरे सिम्टम्स को रिमूव करना ही हम उस डिसीज़ का कंप्लीट रिमूवल मानेंगे. इन होम्योपैथी क्योर हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, यानी कि क्योर का एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है होम्योपैथी में. रिमूवल ऑफ द मोस्ट एनोइंग सिम्टम्स एंड रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल बॉडीली सिम्टम्स डज नॉट मीन क्योर. यानी कि सिर्फ ऊपर से रिमूव करना किसी भी सिम्टम्स को, एनोइंग सिम्टम्स को, जिसको हम पैलिएशन बोलते हैं, या फिर टेम्पररी रिलीफ देना, या फिर टेम्पररी रिमूव कर देना, या फिर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल बॉडी सिम्टम्स, या फिर बाहर के बॉडी के सिम्टम्स को रिमूव कर देना, उसको हम क्योर नहीं बोलेंगे. Hence, cure is nothing but the permanent removal of the wall symptoms by harmless and fixed principles. इसीलिए क्योर है वो और कुछ नहीं है बल्कि परमानेंट रिमूवल है पूरे सिम्टम्स का, जिसमें जो हार्मलेस और फिक्स्ड प्रिंसिपल्स से हम करते हैं. When the patient is brought back to his previous healthy state, it is considered as he is cured. यानी कि जब पर्सन वापस पहले जैसा हो जाए उसी को हम क्योर बोल सकते हैं, जहाँ पर वो हेल्दी था उस कंडीशन में. सो क्योर क्या है? इज एन अल्टरेशन ऑफ द अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ टू प्रीवियसली नॉर्मल हेल्दी स्टेट. यानी कि पहले एक पर्सन जब हेल्दी था उसके बाद उसको डिसीज हुआ, तो डिसीज से वो अब नॉर्मल हो गया, लेकिन वो वैसा नॉर्मल नहीं हुआ जैसा वो डिसीज से पहले था, तो उसको हम क्योर नहीं बोलेंगे. क्योर एक हेल्दी स्टेट का ही अल्टर्ड फॉर्म है, लेकिन प्रीवियस नॉर्मल हेल्दी स्टेट का. जैसे कि देखो, क्योर इज द अल्ट्रेशन ऑफ दैट अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ. यानी कि वो अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ, वो हेल्थ जो डिसीज में कन्वर्ट हो गई थी, उसका ही एक अल्ट्रेशन है टू इट्स प्रीवियसली नॉर्मल हेल्दी स्टेट. मतलब वहीं तक हमें पेशेंट को वापस लेके जाना है. I hope you are clear with the cure definition. Cure is the alteration of that altered state of health to previously normal healthy state. Cure is the removal of all perceptible signs and symptoms of the disease. And cure is removal of all perceptible, मतलब जितने भी सिम्टम्स आप देख सकते हो, समझ सकते हो उस पेशेंट के अंदर, सारे साइंस और सिम्टम्स को रिमूव करना उस डिसीज के, उसी को हम क्योर बोलेंगे. क्योर इज टोटल एनिहिलेशन ऑफ डिसीज, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ बाय क्लियरली डिफाइंड एंड फिक्स्ड प्रिंसिपल्स एज इट इज टर्म. यानी कि क्योर एक ऐसा टोटल एनिहिलेशन यानी टोटल रिमूवल ऑफ डिसीज है जहाँ पर सारे डिसीज के सिम्टम्स रिमूव हो जाता है, पूरा डिसीज रिमूव हो जाता है, हेल्थ है वो परमानेंटली रिस्टोर हो जाती है बाय एनी क्लियरली डिफाइंड एंड फिक्स्ड प्रिंसिपल एज इट इज टर्म. जिस कोई भी डिफाइंड या फिर फिक्स्ड प्रिंसिपल से, जैसा कि बताया गया है. In order to bring back health, that is to cure, the intelligent physician has to rely solely upon the basic principles of the nature. As it is term को यहाँ पर यूज़ किया गया है कि जैसा पहले है, एज इट इज टर्म यानी कि जैसा पहले था, एज इट इज टर्म यानी कि हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में जैसे हम देखते हैं या फिर देखेंगे आगे, आप देखना इसकी वीडियो भी आएगी, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, जहाँ पर बताया गया है कि कैसे सिम्टम्स है वो रिवर्स होंगे. तो पहले जैसे स्टेट में लाना किसी फिक्स्ड प्रिंसिपल्स या फिर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर के बेस पे, उसी को हम बोलेंगे कंप्लीट क्योर. दिस प्रिंसिपल्स आर क्लियरली इनकॉर्पोरेटेड इन ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन. ओनली बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी वी कैन रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर द पेशेंट. यानी कि इस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड ही हम उस सिक वाली कंडीशन को हेल्थ तक और हेल्थ वाली कंडीशन तक को क्योर तक पेशेंट को लेके जा सकते हैं. इसके अलावा कोई भी और रास्ता नहीं है. सो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एफोरिज्म पूरी की पूरी कंप्लीट होती है फ्रॉम नागेंद्र बाबू. आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो. अगर ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर. Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना. Stay tuned, take care. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.